हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर 2 है यानी समावेशी शिक्षा। आज उसकी चैप्टर 8 की क्लास होने वाली है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका बकायदे प्लेलिस्ट बना दिया गया है और आप वहां से क्लास कर सकते हैं। आपका जो पेपर 1 है शैक्षिक मूल्यांकन उसकी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और आज से आपकी समावेशी शिक्षा चलेगी। लगभग आपका एक हफ्ते में समावेशी शिक्षा खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका सामाजिक अध्ययन की क्लास कंटिन्यू चलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 8 में हम पढ़ने वाले हैं समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां एवं ब्रेल लिपि। यानी आपके जो समावेशी के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके लिए किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है और ब्रेल लिपि किन के लिए प्रयोग होता है, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंद बुद्धि बच्चे एवं शिक्षण विधियां। यानी मंद बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनकी शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो देखते हैं शिक्षण विधियों की दृष्टि से। ठीक, पहला क्या है आपका, क्रिया आधारित विधियां अपनाई जाए। यानी आपके जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उनके लिए जो है सबसे पहला क्या है कि क्रिया आधारित विधियां अपनाई जाए। अब क्रिया से संबंधित क्या है, यानी एक्टिविटीज करा के, यानी जैसे खेल विधि हो गया, आपका क्रिया विधि हो गया, सह संबंध विधि हो गया, बुनियादी शिक्षा हो गया। यानी जो बच्चे मंद बुद्धि हैं यानी उनका बुद्धि बहुत अल्प विकास हुआ है, उनको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत लगती है समझाने में, तो उनके लिए ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। उसमें क्या है कि उनको खेल खेल में सिखाया जाए। ठीक है, क्रिया मतलब बहुत सारे कार्य जैसे प्रयोग कराए जाए उनमें उनको सिखाया जाए। ठीक, सह संबंध यानी उनको ग्रुप में करके तब सिखाया जाए। यानी इस सब विधियों के द्वारा मंद बुद्धि बच्चों को सिखाया जाए। ठीक, अगला है बच्चों की व्यक्तित्वता तथा गत्यात्मकता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अब देखिएगा, मान लीजिए बच्चा अगर मंद बुद्धि का है, यानी अगर उसकी मंद बुद्धि है तो भी तो उसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट तो होगा। अब वो मंद बुद्धि है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उसका जो उसके अंदर कोई हुनर ही नहीं है, उसके कोई पर्सनालिटी ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बल्कि बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है, बच्चे के अंदर जो भी उसके अंदर खूबी है, उस चीज को टीचर पहचाने और फिर उसको क्या करे, उस पे विशेष ध्यान दे ताकि बच्चा उसी में अपना स्कोप बना सके। आई बात समझ में? चलिए अब हम ये देखेंगे कि मंद बुद्धि बच्चे एवं अभिभावक, यानी जो मंद बुद्धि बच्चे हैं उसमें जो है क्या है कि अभिभावक का क्या रोल है। कि पहला है, देखते हैं, माता पिता अध्यापक की सलाह माने। यानी आपके जो पेरेंट्स है वो क्या करें कि टीचर्स की सलाह माने। यानी टीचर्स जो कुछ भी आपके पेरेंट्स को बता रहे हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बच्चा है अगर मंद बुद्धि का है तो आप उसको चिल्लाइए नहीं, आप उसको प्यार से समझाइए, प्यार से पढ़ाइए तो वो चीजों को समझेगा। ठीक, और आप बच्चे के ऊपर प्रेशर मत डालिए, है ना, कि अगर आप कह रहे हैं मैथ पढ़ने के लिए तो मैथ ही पढ़े, बल्कि बच्चा जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो वही सब्जेक्ट को पढ़े। ठीक, अगला है आपका बच्चे को वह विषय पढ़ने दे जिस विषय में उसे समझ आता है। यानी बच्चे को वो सब्जेक्ट पढ़ने दे जिसमें उसे अच्छा लगता है, यानी जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट उसको पढ़ने दे। ठीक है, अगला है आपका बच्चों पर किसी प्रकार दबाव न डालें परंतु उस पर ध्यान जरूर दें। यानी बच्चों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर प्रेशर ना डालें बल्कि उन पे ध्यान दें। जैसे बच्चा कहीं चला गया तो आप उसको क्या करिए कि कुछ नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है, क्या कैसे, बल्कि आप उनको समझाइए कि अभी इस टाइम जाना नहीं उचित है, ये टाइम कोई है कैसा है। तो यानी बच्चे के ऊपर प्रेशर ना बना के उनको उनके ऊपर ध्यान दे कि वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, क्या कैसे, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए। ठीक, ये तो अभिभावक का रोल हो गया मंद बुद्धि बच्चों के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो आपके मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे हैं उनकी जो है शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। यानी शिक्षा में अध्यापक की क्या भूमिका है। ठीक, तो देखते हैं। पहला है आपका बच्चों के बारे में पूरी जानकारी होना। यानी जो बच्चे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए टीचर के बारे में, सॉरी टीचर को
अपने जो क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए कि बच्चे को कौन सी दिक्कत है, इसका मंद बुद्धि है अगर तो किस कारण से है ना? चलिए आगे देखते हैं। अध्यापकों का प्यार व स्नेहपूर्ण व्यवहार, यानी आप बच्चों के प्रति जो टीचर का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो। आप उनके ऊपर गुस्साइए नहीं, उनके ऊपर चिल्लाइए नहीं, बल्कि बहुत प्यार से प्रेम पूर्वक आप बच्चों को पढ़ाइए। उनको नहीं समझ में आ रहा है तो 1-2 बार और प्यार से समझाइए, ठीक? ये नहीं कि आप उनके ऊपर भड़कने लगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? अध्यापकों को क्या करना है कि उन बच्चों के प्रति प्यार से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, ठीक? अगला है आपका संवेगात्मक स्थिरता प्रदान करें, यानी आप उनको इमोशनली अटैच्ड हो, है ना? चलिए अगला है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग। अब बच्चे मंद बुद्धि के हैं तो वो चीजों को बहुत देर से समझते हैं, तो उनके लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, यानी कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ाना है जिसको आप लैपटॉप में या प्रोजेक्टर में या फिर आप मैप के थ्रू पिक्चर के थ्रू आप उनको अच्छे से पढ़ाएंगे तो वो जल्दी समझ जाएंगे। चलिए अगला है आपका अध्यापकों का आकर्षक व्यक्तित्व, यानी आप स्कूल में ऐसे बन के जाइए कि बच्चे आपसे अट्रैक्ट हो। कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर इतनी अच्छी मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाइए। अब कैसे कि ये नहीं मतलब कि अच्छे ढंग से कपड़े पहन के यानी फॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, नहीं लोअर टी शर्ट पहन के जाएंगे तो आपको बच्चे कहेंगे सर लग ही नहीं रहा है सर है। तो अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन के जाएंगे उससे क्या होगा कि इम्प्रेस अच्छा पड़ेगा, है ना? चलो अगला है आपका अध्यापक बच्चे को प्यार व सम्मान दे। आपके जो टीचर है वो बच्चे को क्या दे, प्यार दे और सम्मान। अगला है आपका समूह कार्यों के द्वारा शिक्षा दे। टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों को ग्रुप में कार्य करा के तब शिक्षा देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप प्लांटेशन वगैरह कराइए यानी पौधारोपण कराइए, तो बोल लीजिए कि कुछ बच्चे मिट्टी ले आए, कुछ बच्चे पौधे ले आए, बच्चे पौधों के लिए पानी ले आए। तो जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे ना तो वो एक दूसरे से कुछ सीखेंगे, प्लस उन हर बच्चे की जो अच्छी आदत है वो दूसरे बच्चे क्या करेंगे, उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। बौद्धिक निःशक्त बच्चों के लिए संसाधन कक्ष की गतिविधियां, यानी आपके जो बौद्धिक निःशक्त बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन से जो है संसाधन कक्ष होने चाहिए, क्या क्या गतिविधियां होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका गतिविधियों में बदलाव। अब गतिविधियां क्या है, एक्टिविटीज जो आप करा रहे हैं उसमें आप कुछ चेंजिंग लाइए, ठीक? अगला है आदर्श व्यवहार प्रस्तुतिकरण, यानी टीचर का जो बिहेवियर है या फिर स्कूल का जो इन्वायरमेंट है उसका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत सॉफ्टली होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चों के ऊपर उस पे अच्छा जो है इफेक्ट पड़े, ठीक? अगला है शिक्षण विधियों में विविधता, यानी शिक्षण विधियां जो भी है ना कि ये नहीं कि एक ही शिक्षण विधि के द्वारा आप पढ़ाए जा रहे हैं, यानी उसमें कुछ डिफरेंसेस भी आए, विविधता भी आए, कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से आप अलग अलग तरीके का शिक्षण विधि यूज करिए। मान लीजिए आप कभी अगर पढ़ा रहे हैं बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ में जो है आप एक तरीके से समझाइए, फिर दूसरे तरीके से समझाइए। तो इस तरीके से जब आप अलग-अलग नियम का प्रयोग करेंगे ना, तो बच्चे क्या होंगे कि वो और इंटरेस्ट लेंगे कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी लग सकता है, इस तरीके से भी लग सकता है। तो वो बच्चे इंटरेस्टेड के साथ पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक? दैनिक जीवन से जुड़े अनुभव, उन बच्चों से पूछिए कि जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं तो आप जैसे मान लीजिए पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित चीजों को आप बच्चों से पूछिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप सफाई करते हैं कि नहीं, ठीक? आप पेड़ में पौधे डाल सॉरी पानी में सॉरी सॉरी पेड़ में पानी डालते हैं कि नहीं या पौधों में पानी डालते हैं कि नहीं, है ना? तो उनकी जो डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा आप शिक्षा को कनेक्ट करिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चे अच्छे से सीखेंगे और चीजें उनको लर्न होगी, ठीक? अगला है आपका सामूहिक गतिविधियां, यानी ऐसी गतिविधियां जो समूह में हो, यानी ग्रुप डिस्कशन वगैरह कराइए या ग्रुप में कोई गेम कराइए, कोई टॉपिक दे दीजिए, ठीक? चलिए अगला है रोल प्ले प्रोत्साहन। अब बच्चों को रोल प्ले दे दीजिए, जैसे कि क्या होता है कि आपके इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे क्या होता है कि बच्चे सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, है ना? महात्मा गांधी बनते हैं। तो इस तरह का जो है रोल प्ले भी बच्चों को कराना चाहिए, ठीक? चलिए आगे देखते हैं। प्रमस्तिष्क
पक्षाघात वाले बच्चों के लिए थेरेपिक विधि। या सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी। जब आपका मैराथन कराया जाएगा तो वहां पे मेंशन होगा कि ये क्वेश्चन अभी अभी इस टाइम पूछा है, तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक। प्रमस्तिष्क पक्षाघात में मस्तिष्क शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देता है। यानी आपका जो प्रमस्तिष्क पक्षाघात है, इसमें क्या होता है, जो माइंड है, आपका मस्तिष्क है ना, वो शारीरिक गति के नियंत्रण को नष्ट कर देता है। सभी को पता है कि माइंड ही बॉडी का जितना भी पार्ट है उसमें जो गति होता है उसको कंट्रोल कौन करता है, माइंड करता है। तो जब आपका माइंड ही पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा तो शारीरिक गतिविधि तो वैसे भी रुक जाएगी। तो इन सब चीजों के लिए जो थेरेपी यूज होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको सही करने के लिए थेरेपी यूज होता है। तो वो कौन कौन सी थेरेपी है वो हम देखते हैं। तो पहला है आपका फिजियोथेरेपी। ठीक। दूसरा है आपका स्पीच थेरेपी। और तीसरा है आपका न्यूरो डेवलपमेंट थेरेपी। ये तीनों आपका थेरेपी है, जिससे क्या होता है कि जो चीजें डैमेज हुई होती है उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल में किया जाता है, या फिर इनके द्वारा जांच किया जाता है, फिर उनका इलाज होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो बच्चे पिछड़े बच्चे हैं ना, उनकी शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए। अब पिछड़े बच्चों का मतलब ये नहीं है कि आप जाति वर्ग से पिछड़े, वो पिछड़ा नहीं है, यानी जो पढ़ने में पीछे हैं, ठीक, उनकी बात हो रही है। तो देखते हैं, पिछड़े बच्चों के लिए दो कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ठीक है, दो कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। पहला पहला कार्यक्रम उनके लिए जो अभी पढ़ रहे हैं परंतु कुछ कारण से पीछे हो गए हैं पढ़ने में, ठीक, पिछड़ गए हैं पढ़ने में। कहने का मतलब है कि पहले ऐसे बच्चे जो पढ़ने तो आ रहे हैं या अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन किसी रीजन से वो पीछे हो गए हैं। जैसे मान लीजिए उनको फीवर वगैरह आ गया तो वो स्कूल नहीं आ पाए, वो कहीं घूमने चले गए हैं 2-3 दिन के तो स्कूल नहीं आ पाए, तो वहां पे क्या हो गए, वो पिछड़ गए हैं, है ना। तो पहले तो ऐसे बच्चे हो गए हैं कि जिन जो क्या कि अभी पढ़ तो रहे हैं बट कुछ रीजन की वजह से वो पिछड़ गए हैं पढ़ने में, है ना। पहला तो ये है। दूसरे ऐसे बच्चे उनके लिए होगा जो पढ़ने में पिछड़ चुके हैं, यानी वो आपके पढ़ने में ही पीछे हो चुके हैं। ठीक। तो दो तरह के आपके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पहले तो ऐसे बच्चों के लिए जो पढ़ तो रहे हैं बट कुछ कारण से पीछे हो गए हैं, और दूसरे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ही पीछे हो चुके हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, तो इन्हीं दो टाइप के जो बच्चे हैं पिछड़े हुए, उनके लिए जो है क्या है कि कुछ कार्यक्रम चलाने चाहिए अध्यापक के द्वारा। तो देखते हैं कौन सा है। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अध्यापक को उपचार या बचाव में कार्यक्रम चलाने चाहिए। यानी आपके जो क्लास के या स्कूल के जो बच्चे हैं जो पिछड़ गए हैं पढ़ने में, उनके लिए अध्यापक को कुछ उपचार या बचाव के कार्यक्रम चलाने चाहिए। ठीक। अब अध्यापक तो हर जगह प्रेजेंट हो नहीं सकता है, तो आपके क्लासरूम में या स्कूल में अध्यापक के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाएगा। ठीक। यानी एक्स्ट्रा क्लास ले लिया जाएगा, उनको फिर एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा, अच्छी अच्छी विधियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ताकि वो बच्चे जो पिछड़ गए हैं वो सभी बच्चों के साथ फिर मतलब कि वो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो पिछड़ गए हैं, तो उनको सब कवर अप कर दिया जाए। ठीक। अब जब स्कूल के बाहर यदि कक्षा के बाहर जब जाएंगे तो कहाँ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, आपके पेरेंट्स की बनेगी, यानी अभिभावक की बनेगी और बच्चों की बनेगी। तो कक्षा में टीचर्स के द्वारा और कक्षा के बाहर आपके पेरेंट्स के द्वारा ये आपकी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। ठीक। और जैसे कि कक्षा के बाहर आपके अभिभावक क्या करें, जो स्कूल का HW मिला है उसको दे करने के लिए, जो बच्चे सब्जेक्ट की नोट्स बनाए हैं, जो नहीं चैप्टर छूट गया है उसको वो देखे फिर उसको कंप्लीट कराए, है ना। तो चीजें जब ध्यान देंगे बच्चे के ऊपर, तभी वो इन सब समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाणी बाधितों के लिए कक्षा प्रबंधन। यानी वाणी बाधित यानी जो बोल नहीं सकते हैं, है ना, जो बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए कैसा कक्षा प्रबंध करना चाहिए। इसलिए देखते हैं। पहला तो बच्चों को उचित वातावरण दें और अशुद्ध उच्चारण का मजाक न उड़ाएं। यानी बच्चे के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं या ऐसा वातावरण बनाएं कि अगर वहां पे बच्चा बोल रहा है या कहीं कुछ भी अशुद्ध उच्चारण यानी गलत बोल दे रहा है, तो वहां पे कभी किसी सॉरी कभी कोई उसका मजाक ना उड़ाए या उसका उसके ऊपर कोई कमेंट ना करे। हाँ, ऐसा आप क्लासरूम का वातावरण बनाइए कि कोई भी बच्चा किसी बच्चे का मजाक ना उड़ाए। अगर वो गलत बोल दिया या गलत शब्द
उच्चारण गलत कर दिया तो ये नहीं कि दूसरे बच्चे मजाक उड़ाने लगे और आप भी हंसने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बच्चों को अच्छा वातावरण दें ताकि वहां बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल होके बोल सके। अगर वो गलत भी बोले तो भी उसको डर ना लगे, उसको ये लगे कि अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ, आगे भी गलत बोलूंगा तो मेरे जो टीचर हैं वो मेरी हेल्प करेंगे, क्लास के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, वो मुझे बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे बोलना है ना। चलिए आगे है, बच्चों को कक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने का समान अवसर दें। यानी क्लासरूम में आपके जो इस तरह के बच्चे हैं, अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनको भी उत्तर देने के लिए आप मौका दें। ये नहीं कि अगर वो नहीं बता रहे तो उनको आप पूछिए ही नहीं, सभी बच्चों को आप मौका दीजिए कि हर एक बच्चा उस प्रश्न का उत्तर दे। ठीक, चलिए अगला है, बच्चों को सामूहिक उच्चारण प्रविधि के द्वारा पढ़ाएं। यानी बच्चों को उच्चारण प्रविधि, यानी आप बोलिए, कोई शब्द आप बोलिए, फिर बच्चे एक साथ क्या करें, सामूहिक उच्चारण करें, यानी सब समूह में एक साथ बोले। तो इस विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। ठीक, यानी क्लास का ऐसा एटमॉस्फेयर भी होना चाहिए। अध्यापक बच्चे पर पूरा ध्यान दे, यानी आपके जो टीचर हैं वो क्या करें, बच्चे के ऊपर पूरा अच्छे से ध्यान दे। अगला है आपका, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। ठीक है, क्लास में आपके जो है दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाए। अगला है आपका, बच्चों में भाषा कौशल का विकास किया जाए। यानी बच्चे के अंदर क्या हो, भाषा कौशल का विकास किया जाना चाहिए। ठीक, बच्चों को समय समय पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब देखिए बच्चों को क्या हो, टाइम टाइम पे उनको मोटिवेट करते रहिए कि अच्छा तुमने इतना कुछ बोलना सीख लिया, अच्छा तुमने ये शब्द उच्चारण करना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। इतने कठिन शब्द जब तुम सीख गए हो तो फिर तो और अच्छे से सीख सकते हो। यानी हर थोड़ा थोड़ा टाइम पे बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, है ना। चलिए आगे है, बच्चों के लिए स्कूल में विशेष यंत्रों की सुविधा हो। यानी बच्चों के लिए क्या हो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट की सुविधा हो। यानी बारी बाधित क्या होता है, जो बोल नहीं सकते हैं, है ना, जिनको बोलने में समस्या हो, तो कम से कम उनके लिए कैसी चीजें हो, जैसे कंप्यूटर हो, है ना, बड़ा सा प्रोजेक्टर हो जिसमें वो देख के चीजों को सीखे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान। अभी हमने वाणी बाधित पढ़ा, अब हम दृष्टि बाधित देखेंगे, यानी जो देख नहीं सकते हैं या जो कम देखते हैं। चलिए देखते हैं, दृष्टि बाधितों को दो आधार पर बांटा गया है। यानी जो देख नहीं सकते हैं उनको दो आधार पर बांटा गया है, एक तो पूर्ण दृष्टि यानी जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और दूसरा है आपका आंशिक दृष्टि बाधित। यानी पूर्ण में तो बिल्कुल नहीं देख सकेंगे, आंशिक में क्या है, कुछ कुछ देख सकेंगे। ठीक, तो इन्हें शिक्षा भी इसी आधार से देनी चाहिए। ठीक, यानी अगर पूर्ण दृष्टि है, यानी पूर्ण दृष्टि बाधित है, जो बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, उनके लिए जो है उन्हीं की तरह शिक्षा देनी चाहिए, जैसे कि साउंड का यूज करना चाहिए, ब्रेल लिपि का यूज करना चाहिए, है ना। और आंशिक दृष्टि बाधित जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, उनके लिए जो शिक्षा का आधार है वो अलग होना चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं, पृथक पृथक कक्षा हो, यानी अलग अलग क्लासरूम हो, एक ही के साथ मिक्स ना करें। जो नहीं देख सकते हैं या जो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं उनके लिए दूसरी क्लास हो, जो कुछ देख सकते हैं उनके लिए दूसरी क्लास हो। ठीक, बच्चों के लिए कक्षा में संसाधन हो, यहाँ कक्षा होगा। ठीक, कक्षा में यानी बच्चों के लिए क्लासरूम में संसाधन हो। संसाधन का मतलब क्या है, कि चीजें हो, चीजें मतलब कि संसाधन का मतलब क्या होता है, कि ब्रेल लिपि हो। ठीक, अब दृष्टि बाधित है, देख नहीं सक रहे हैं, तो क्या हो, वहां पे मतलब कि साउंड वगैरह की जो है रहे आपका, मतलब देख नहीं सकते पर सुन तो सकते हैं ना, साउंड वगैरह हो, माइक हो, ताकि आप बोल के बच्चों को अच्छे से समझा पाए। ठीक है, कक्षा में रोशनी की व्यवस्था हो। अब जो नहीं देख सकते उसके लिए नहीं, जो बिल्कुल थोड़ा बहुत देख सकते हैं उनके लिए क्या हो, क्लासरूम में प्रॉपर रोशनी की व्यवस्था हो, यानी लाइट्स वगैरह लगे रहें ताकि जो बच्चे कुछ देख पाते हैं उनको अच्छे से दिख सके, है ना। नियमित रूप से चश्मा लगाने को कहें, बच्चे को बोलिए कि हमेशा वो रेगुलर चश्मा लगाएं। उससे क्या होगा कि उनकी जो आंखों की रोशनी है वो अच्छी रहेगी, है ना। जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चे का धीरे धीरे सही होगा। चश्मा लगाने के लिए तो डॉक्टर इसीलिए बोलता है ना। चलिए अगला है, स्कूल में मेडिकल परीक्षण की व्यवस्था, यानी आपके स्कूल में मेडिकल टेस्ट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आगे है आपका,
बच्चे की शैक्षिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जाए, यानी बच्चे की जो शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं या समाज में जो भी उनको कठिनाइयां आ रही उन दोनों को दूर किया जाए। अब समाज से कैसे कठिनाइयां हो सकती है, जैसे बच्चे चश्मा लगाए रहते हैं या वो स्टिक लिए रहते हैं, तो उनको बहुत मतलब मजाक उड़ाते हैं बहुत लोग कि अरे देखो चश्मा लगाया है, चार आंखें हैं, ऐसा है वैसा है। तो इस तरह की जो बच्चे जो फेस करते हैं, तो इन सब चीजों के लिए क्या होना चाहिए कि बच्चे जब उससे सुनेंगे तो उनके अंदर हीन भावना आएगी ना, तो उन सब चीजों को दूर करना। आप उनको बोलिए कि जो बोल रहा है उसको बोलने दो, कुछ नहीं है। आपके अंदर ऐसा हुनर है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे, है ना। आप अच्छे अच्छे लोगों का एग्जाम्पल दीजिए जो इस चीज से ग्रसित थे फिर भी लाइफ में सक्सेस हो गए, है ना। तो इन सब के द्वारा क्या होगा कि आप बच्चों की शैक्षिक और सामाजिक दोनों प्रकार की कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। अगला है आपका, बच्चों को सहायक सामग्री वाली शिक्षा दी जाए, यानी अब वो देख नहीं सकते बट सुन तो सकते हैं ना। तो सुनने के बाद जो भी शिक्षा सामग्री होती है, जैसे आपका वीडियो मतलब टेलीविजन हो गया, उसमें तो आवाज आती ही है ना। आपका ब्रेल लिपि वाली जो बुक आती है, आप उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाइए, है ना। और कुछ सामान जैसे कि कुछ मटेरियल दीजिए, फिर आप वो स्पर्श करके देखें कि अच्छा ये ऐसे होता है तो इसको गोला कहते हैं, है ना। मतलब कि आप उनको आकृतियां दीजिए, यानी सॉरी वस्तु दीजिए, फिर वो छू के उसको स्पर्श करके समझे कि अच्छा ये इस तरह का होगा तो ये गोला होगा, इस तरह का होगा तो ये स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये सब सहायक सामग्री दीजिए ताकि वो अच्छे से चीजों को पहचान लें, चीजों को अच्छे से पढ़ लें। ठीक, चलिए। अगला है आपका, बच्चों को ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा दी जाए, यानी बच्चों को ब्रेल लिपि क्या होता है पता ही है आपको। इसमें ऐसे पॉइंट पॉइंट उभरे हुए होते हैं, इसमें बच्चा टच करके पढ़ता है कि अगर ए लिखा है तो ए इतनी बिंदु है तो ए है, इतना बिंदु है तो बी है। ठीक, वैसे 6 बिंदु का होता है। चलिए आगे देखते हैं, बच्चों की बहु इंद्रियों का विकास करना चाहिए, यानी बच्चे की और जितनी भी हैं उनके अंदर जो भी टैलेंट वगैरह है उन सब चीजों का विकास करना चाहिए। कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता है, कोई फिर आपका जो है बहुत सारी चीजें हैं। तो जो भी उनका है टैलेंट उन सब चीजों का, आप ऐसा उनको मोटिवेट करिए, उनको हेल्प करिए ताकि उनका अच्छे से विकास हो सके। ठीक, बच्चों में सामाजिक कौशलों का विकास करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आंशिक बाधित बच्चों को उत्तल दर्पण चश्मे तथा दृष्टि यंत्रों की सहायता से शिक्षा दी जाए, यानी जो आंशिक बाधित यानी जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं उनको जो है क्या करना चाहिए कि उत्तल दर्पण चश्मे का यूज करना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बच्चे कम देखते हैं उनको वो थोड़ा अच्छे से और दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, श्रवण बाधितों की शिक्षा। अभी हमने वाणी बाधित पढ़ा तो दृष्टि बाधित, अब हम श्रवण बाधित पढ़ेंगे। ठीक, तो देखते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा दी जाती है, यानी आपके जो श्रवण बाधित बच्चे हैं उनको अलग अलग प्रकार से शिक्षा दी जाती है। ठीक, कैसे? पहला तो है शिक्षण तकनीकी। तो इसमें देखिएगा, शिक्षण तकनीकी में क्या है कि आप चित्र के द्वारा, आकृति के द्वारा, मानचित्र यानी मैप के द्वारा, मॉडल के द्वारा, संकेत शब्द के द्वारा और अन्य सहायक सामग्री के द्वारा आप उनको शिक्षा दे सकते हैं। श्रवण बाधित यानी सुन तो नहीं सकते बट देख अच्छे से सकते हैं। जब देख सकते हैं तो आप चित्र के द्वारा उनको, मानचित्र के द्वारा द्वारा है ना, और आप संकेत के द्वारा उनको पढ़ा सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, शैक्षिक सुविधाएं क्या क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। तो दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे श्रव्य तो होगा नहीं, यानी सुन तो पा नहीं रहे, बस देख पा रहे हैं, तो दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। अभी हमने ये सब जो पढ़ा ना, चित्र, आकृति, मानचित्र, मॉडल, ये सब क्या है? दृश्य सामग्री ही है। ठीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी बच्चे को आप ऐसी शिक्षा दीजिए, आप उनको ऐसे ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो भविष्य में कुछ व्यवसाय कर सके, ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, उनका कुछ इनकम हो सके, है ना। जैसे सिलाई बुनाई कढ़ाई हो गया, है ना, कारपेंटर का काम हो गया। इन सब चीजों को आप बच्चों को प्रशिक्षित करिए ताकि इन फ्यूचर वो अपने जो है क्या कर सके, डेली का इनकम या कुछ वो व्यवसाय या कुछ वो बिजनेस कर सके। ठीक है, पढ़ने और बोलने का प्रशिक्षण, यानी उनको पढ़ना सिखाइए और बोलना सिखाइए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा दीजिए। ठीक,
संकेतों द्वारा शिक्षा दीजिए, यानी आप जैसे कि वो सुन नहीं सकते हैं, देख देख तो सकते हैं, तो उन्हें साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाइए कि अगर जो है बुलाना हुआ तो ऐसे ऐसे बोलिए, मतलब संकेत के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कराना चाहिए। ठीक, श्रवण प्रशिक्षण, सुनने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक, हालांकि जो बिल्कुल नहीं सुन सकता तो उसको तो नहीं, जो ऊंचा सुनता है उसके लिए आप ये प्रशिक्षण दे सकते हैं। अगला है कंप्यूटर, टाइपराइटर तथा टेलीफोन जैसे यंत्रों का भी प्रयोग करके शिक्षा दी जाए, यानी कंप्यूटर के द्वारा, टाइपराइटर के द्वारा, इन सब यंत्रों का प्रयोग करके आप बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए, अब देखते हैं पृथक विद्यालय व कक्षाएं। ठीक, यानी ऐसे बच्चों के लिए अलग स्कूल भी होते हैं, अलग क्लासरूम भी होते हैं, जहां ध्वनि प्रवर्धक यज्ञ, सहायक सामग्री तथा उच्च प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा शिक्षा दी जा सके। यानी आपके जो बच्चे हैं श्रवण बाधित, उनके लिए जो है अलग विद्यालय और कक्षाएं होती है। वहां पे क्या होता है कि ध्वनि प्रवर्धक होता है, यानी ध्वनियों की जो आपका होता है वो बहुत हाई होता है, ताकि बच्चे क्या करें, जो नहीं सुन पा रहे हैं, जो कम सुनते हैं, जो ऊंचा सुनते हैं, वो अच्छे से वहां पे सुन सके। ठीक, और इनको पढ़ाने के लिए आपके ट्रेन्ड टीचर होते हैं, यानी प्रशिक्षित अध्यापक होते हैं। चलिए, आगे है संप्रेषण तकनीकियां, आपके कम्युनिकेशन के लिए आपका क्या है, तो देखते हैं चिन्हों के द्वारा शिक्षा। किसके द्वारा? चिन्हों के द्वारा, यानी सिंबल्स उनको सिखाइए कि ऐसे, मान लीजिए ये ए है, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया कि ये पी है, यानी आप सिंबल, ये तो आप कैपिटल हो गया, सिंबल जैसे कि हाँ ये दाया है ना, ये बाया है। ठीक, आपका इस तरह से होगा तो आपका ये मंदिर होगा, है ना। तो यानी सिंबल्स की तरह शिक्षा दीजिए। ठीक, ओष्ठ पठन की तरह शिक्षा, जैसे कि उनको ऐसे सिखाइए कि अगर आप, जैसे कि वो देख तो सुन तो सकते नहीं है, जब वो बोले, होठ जब आपके हिलते हैं तो उसको वो आप इन सब की तरह आप शिक्षा दीजिए, ताकि बच्चे ट्रेन हो जाएं और लोग सामने वाला क्या कह रहा है वो ओठ के द्वारा उसको कैच कर ले। ठीक, सांकेतिक भाषा के द्वारा शिक्षा दीजिए, तो हमें पीछे पढ़ा। ठीक, स्पर्श विधि या गतिविधि के द्वारा, अभी हमने बताया ना कि जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर शेप हो गया, बुक हो गया, कॉपी हो गया, आप उनको जो है सामग्रियां दीजिए ताकि वो स्पर्श करके चीजों को सीखें। ठीक, अगला है बाल कार्यक्रम, तो बच्चों के लिए ऐसे कार्यक्रम चलाएं जिसके द्वारा इन्हें पढ़ाया जा सके, यानी बच्चों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाइए जिसमें क्या हो कि उन कार्यक्रमों के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा सके। आई बात समझ में? चलिए, आगे देखते हैं। आपका छठा है शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन, यानी शिक्षा, मतलब ऐसे बच्चों के लिए व्यवसाय से संबंधित क्या होना चाहिए, क्या निर्देश होना चाहिए, तो वही देखते हैं। इन बच्चों को प्रिंटिंग अकाउंट, पढ़ाई गिरी तथा कलात्मक कार्यों की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे ये अपना भविष्य का निर्माण कर ले। यानी कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों को आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि वो अपना भविष्य, यानी अपना व्यवसाय कर सके, अपना डेली का इनकम निकाल सके। कलात्मक कार्य, यानी बच्चे के अंदर जो भी हुनर है, कुछ बच्चों की पेंटिंग अच्छी होगी, कुछ का राइटिंग अच्छा होगा, कुछ का जो है सिलाई कढ़ाई बुनाई आती होगी, कुछ पढ़ाई गिरी, यानी जो उसका कारपेंटर का काम करते, प्रिंटिंग का काम करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं, तो इन सब चीजों की भी शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे अपने इन फ्यूचर इन सब चीजों का यूज करके इनकम कुछ ना कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नोट है आपका, श्रवण बाधितों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो बच्चे मतलब सुन नहीं सकते हैं उनके लिए सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो अब देखिए कल की क्लास में हम पढ़ेंगे विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति। ठीक, तो आज हमने पढ़ा कि मंद बुद्धि बच्चों की क्या होती है, वाणी बाधित, आपके श्रवण बाधित, ठीक, दृष्टि बाधित, ये सब बच्चे जो हैं इनकी क्या शिक्षा होनी चाहिए, अभिभावक का क्या रोल होना चाहिए, पेरेंट्स सॉरी टीचर्स का क्या रोल होना चाहिए, तो चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। तो कल हम पढ़ेंगे विकलांग बच्चों की शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा, और पढ़ाई करने में अब जुट जाइए, सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो अच्छे से पढ़िए। और फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।